हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर पे हम लोगों ने विचार किया था बच्चों, और उनसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कई प्रकार के तापमापी होते हैं अर्थात थर्मामीटर होते हैं, जिसमें हम लोगों ने विचार किया था बच्चों द्रव्य तापमापी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस तापमापी क्या होता है। तापमापी का मतलब हो गया थर्मामीटर। उसके बाद उसी में हम लोगों ने जाना था कि गैस तापमापी थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियत आयतन गैस तापमापी, दूसरा होता है नियत दाब गैस तापमापी। तो हम लोगों ने उस टॉपिक्स को पूरी अच्छी तरह से समझ करके उसे हम लोग कंप्लीट किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं, है ना, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी किसको कहते हैं, है कि नहीं। ये विद्युत संबंधित सिद्धांतों पर काम करता है और किसी भी पदार्थ का ये तापमान को मापता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक्स पे विचार करेंगे बच्चों कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी किसे कहते हैं, है ना। तो आज आप लोग अच्छी तरह से आप मेरे साथ रहेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, ताकि मैं आप लोगों का जवाब सही और सही समय पर दे सकूं बच्चों, है ना। तो बिना समय को गवाए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी किसको कहते हैं। वैसे बच्चे जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और जो पहले वाले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं, तापमापी के सिद्धांत और विभिन्न प्रकार के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर जा करके वो थोड़ा बहुत आइडिया गेन करेंगे। उसके बाद यदि वो इस वीडियो में आएंगे तो उसे ये ज़्यादा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी किसको कहते हैं, है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को 10th क्लास में प्रतिरोध विद्युत इस सब के बारे में पढ़ा ही होगा। थोड़ा बहुत इलुब्रेट यहाँ पर करेंगे बच्चों। हम आपको थोड़ा बहुत नई चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के सेतु क्या होते हैं, प्रतिरोध को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये सब वगैरह 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 बातें हैं, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग इस पर यहाँ फोकस करने के बाद जो है हम लोग ताप को मेजर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को सिद्धांत को लिख देना चाहता हूँ बच्चों कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का सिद्धांत क्या होता है। तो आइए हम लोग सिद्धांत को जानते हैं। सिद्धांत देखिए, है कि नहीं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का सिद्धांत देखिए, किसी भी तार का, देखिएगा यहाँ पर कि किसी भी तार का, है कि नहीं, चालक तार का, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, है कि नहीं, ताप बढ़ने पर, चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है कि नहीं, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि यदि चालक तार का में टेम्परेचर को यदि बढ़ा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं, एक ही तार लेंगे, प्लेटिनम का तार लेते हैं बच्चों। आप लोगों को आगे सारी बातें समझ में आएगा। आप लोग स्थिर से और शांत मन से मेरे पास बैठें, आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये एक प्लेटिनम तार है कि नहीं, प्लेटिनम तार है कि नहीं। मैंने प्रतिरोध के रूप में इसको सूचित किया है। अभी मान लेते हैं कि वास्तविक स्थिति में अभी इसका टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसे बर्फ़ में रखा गया है। तो इस स्थिति में इस चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R0। जीरो का मतलब हो गया उसका टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध R0 है कि नहीं। अब पुनः इस तार को उठा करके हम लोग क्या करते हैं कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख देते हैं। कितना पे रख देते हैं, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब ये अज्ञात तापमान है जिसको हमको ज्ञात करना है, और इस तापमान पर इस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो गया, RT है। पुनः इस चालक तार को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, है कि नहीं, पुनः इस चालक तार को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे और उसका प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया, R0 या R100 है ना। तो अब देखिए हम लोग ये दोनों स्थिति का ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं, कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, और ये दोनों स्थिति में तो स्वतः ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध R0, T डिग्री सेल्सियस ताप पर RT तथा, है ना, तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर R100 है कि नहीं, R100 है। ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग सर्वप्रथम, है कि नहीं, सर्वप्रथम 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध R0 तथा RT पर विचार करते हैं, है कि नहीं, पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ये दोनों प्रतिरोध पर विचार करेंगे।
तो पहला स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रतिरोध R0 है, दूसरा स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना है, RT है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ, तो मान लेते हैं कि प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ है कि नहीं। प्रतिरोध में परिवर्तन हम लोग क्या मान लेते हैं कि डेल्टा R है कि नहीं। प्रारंभिक स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना था, R0 था। T डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका प्रतिरोध हो गया RT, तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ, RT माइनस R0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, RT माइनस R0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध में परिवर्तन है कि नहीं, प्रतिरोध में परिवर्तन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध में परिवर्तन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है कि प्रारंभिक है कि नहीं, प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि RT है कि नहीं, प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध R0 के समानुपाती होगा। उसके बाद दूसरा बात क्या होता है कि देखिए कि ताप परिवर्तन के भी समानुपाती होता है। ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन है डेल्टा R वो समानुपाती होगा ताप में परिवर्तन। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रारंभिक तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम तापमान T डिग्री सेल्सियस है ना। तो ताप में परिवर्तन कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो ताप में परिवर्तन कितना होगा, T माइनस यहाँ पर 0, ये ताप में इसका परिवर्तन हो गया है ना। तो अब दोनों को हम लोग मिलाएंगे, लिखेंगे दोनों को मिलाने पर। देखिए दोनों को मिलाने पर तो दोनों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, डेल्टा R समानुपाती है R0 और ये T का, क्योंकि T माइनस 0 इज इक्वल टू T ही होगा। यदि हम समानुपाती को चिन्ह को तोड़ेंगे तो हमको एक क्या होगा, नियतांक देना पड़ेगा। इस नियतांक का मान है अल्फ़ा, है कि नहीं। इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, और यहाँ पर कितना हो गया R0, ये हो गया मेरा T। जहाँ अल्फ़ा एक नियतांक है, जहाँ अल्फ़ा एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ताप प्रतिरोध गुणांक कहा जाता है कि नहीं। जिसे ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है इसमें डेल्टा R का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से डेल्टा R का मान रखने पर, समीकरण 1 से डेल्टा R का मान रखने पर, तो डेल्टा R का मान कितना हो गया, देखिए RT माइनस R0 इज इक्वल टू यहाँ पर है अल्फ़ा, और ये हो गया R0T। तो R0 को आप बराबर के उधर कर दीजिए, है कि नहीं। तो ये हो गया अल्फ़ा R0T प्लस हो जाएगा R0। तो डेट सिंप्लाइज, अब हम लोग RT इसमें हम लोग क्या करेंगे, R0 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया 1 प्लस ये हो गया अल्फ़ा T, है कि नहीं। तो ये मेरा एक समीकरण निकल गया। ये मतलब T टेम्परेचर पर चालक तार का प्रतिरोध, है कि नहीं, ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है वो समीकरण मैंने यहाँ पे निकाल लिया। आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस समीकरण का नाम हम 2 दे देंगे बच्चों, है कि नहीं। इसी प्रकार जो है हम लोग अब क्या करेंगे, जो ऊपर में आप लोगों को मैंने फिगर बनाया कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच मैंने एक इक्वेशन निकाला। तो पहला समीकरण इन दोनों के बीच में निकला। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा समीकरण निकालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, इस दोनों के बीच में हम लोग निकालेंगे। तो समीकरण तो मेरा निकला हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर को हम लोगों को चेंज कर देना है बच्चों। क्या करना है, तो अब देखिए इसमें क्या निकलेगा मेरा, तो यहाँ पर जैसे T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोगों ने निकाला था, अब वहाँ पर क्या निकल जाएगा, R100 निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का, है कि नहीं, तार का प्रतिरोध, है कि नहीं, तार का प्रतिरोध R0 तथा R100 के बीच विचार करते हैं,
के बीच विचार करते हैं। तो जो समीकरण हमको प्राप्त होगा उसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये जो समीकरण निकलेगा वो निकल जाएगा R100 इज इक्वल टू R0 और फिर निकलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा टी, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3, है कि नहीं। सॉरी, समीकरण यहाँ पर 100 होगा, है कि नहीं, यहाँ पर 100 होगा, अल्फ़ा इंटू 100 हो जाएगा, है कि नहीं। ये समीकरण मेरा यहाँ पर निकलेगा, है कि नहीं, क्योंकि ताप परिवर्तन जो हुआ बच्चों वो कितना होगा, 100 माइनस 0 होगा, सिर्फ 100 बचेगा। तो अब इस दोनों समीकरण से अल्फ़ा, समीकरण 2 से अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 2 से अल्फ़ा का मान ज्ञात करेंगे तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए समीकरण 2 है, यहाँ पर इस प्रकार है, यहाँ पर हो गया RT, R0 को इस प्रकार तोड़ेंगे, अंदर कर देते हैं, तो ये हो गया R0 प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा R0 अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा मेरा T, है कि नहीं। तो इससे हम लोग अल्फ़ा का मान हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि RT यहाँ पर हो गया, R0 को बराबर को उधर कर देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया मेरा R0, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया मेरा T। तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए RT माइनस R0 बटा, है ना, अल्फ़ा का मान यहाँ पर हो जाएगा R0, यहाँ पर होगा T। ये चीज़ इक्वेशन मेरा निकल करके आया है ना। ये अल्फ़ा का मान निकल गया समीकरण 2 से। इसी तरह समीकरण 3 से भी हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, समीकरण 3 से अल्फ़ा का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 से भी देखिए अल्फ़ा का मान मेरा इसी समीकरण के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा R100 माइनस R0 और नीचे में आ जाएगा मेरा R0 और यहाँ पर हो जाएगा 100। देखिए इस प्रकार निकल के आया। तो ये भी अल्फ़ा का मान, इसको हम लोग समीकरण 4 का देते हैं और ये मेरा समीकरण नंबर 5 हो गया। नहीं, अब समीकरण 4 ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, तार तो मेरा एक ही है, प्लेटिनम का तार है जिसमें अल्फ़ा का मान जो होता है ताप गुणांक समान ही होगा। तो दोनों समीकरण को हम लोग आपस में बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 बराबर समीकरण 5, समीकरण 4 बराबर हो जाएगा मेरा समीकरण 5। तो दोनों को बराबर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए RT माइनस हो गया R0 बटा ये होगा R0T इक्वल टू ये कितना हो जाएगा R100 माइनस R0 बटा R0 इंटू 100। तो यहाँ से R0 को हम लोग काट देते हैं और T का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो T बराबर कितना हो जाएगा, तो T को हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये टर्म मेरा नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए RT, है ना, बटा R0, है ना, RT माइनस R0 और ये टर्म नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा R100 माइनस R0 और 100 यहाँ से गुना हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरा कुछ बन करके सामने आ गया। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि समीकरण में देख पा रहे हैं कि उस चालक तार का सिर्फ हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर लें तो तापमान हम ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। सिर्फ चालक तार का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ताप ज्ञात कर सकते हैं। तो यही इसका सिद्धांत है कि नहीं, इतना बड़ा इसका ये सिर्फ सिद्धांत है। इस सिद्धांत का सिर्फ प्रयोग करके जो है हम लोग किसी भी पदार्थ का तापमान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ पर कहिएगा कि अब इसका प्लेटिनम प्रतिरोध जो होता है तापमापी, है ना, उसका बनावट क्या होता है, उसका सिद्धांत तो आपको बता ही दिया, उसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक बात और जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए एक बात यहाँ पर याद रखिए कि कैलेंडर तथा, है ना, ग्रिफिथ्स, है कि नहीं, जो एक दो वैज्ञानिक थे, दोनों मिल करके यही प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से टेम्परेचर को मापा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देना चाहता हूँ कि कैलेंडर, देखिए कैलेंडर तथा है ना फिथ्स, है ना, ग्रिफिथ्स, कैलेंडर तथा ग्रिफिथ्स ने एक ब्रिज बनाया था। क्या बनाया था, एक ब्रिज जिसको हिंदी में हम लोग सेतु भी कहते हैं। एक ब्रिज का निर्माण किया था, जिसकी सहायता से, है कि नहीं, जिसकी सहायता से हम ये सब प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, है कि जिसकी सहायता से RT, R0 तथा R100 का मान ज्ञात किया जाता है।
का मान ज्ञात किया जाता है, का मान ज्ञात किया जाता है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है वो चीज़ मैं आप लोगों को आज बताना जा रहा हूँ। यही इस वीडियो का मेरा उद्देश्य भी है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ जानेंगे कि आखिर कैलेंडर तथा ग्रिफिथ्स का जो एक सेतु था, है ना, जिसे हम लोग प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी भी कहते हैं, कि उसकी बनावट किस प्रकार थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि प्लेटिनम प्रतिरोध है कि नहीं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का बनावट किस प्रकार होता है उस हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है कि नहीं। तो इसका बनावट के लिए आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा बच्चों कि एक तार होता है प्लेटिनम का, है कि नहीं। प्लेटिनम का बहुत ही पतला तार होता है जिसको एक अभ्रक के प्लेट के ऊपर जो होता है लपटा जाता है। मैं आप लोगों को फोटो बना देता हूँ, आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, है ना। उसका फिगर कुछ इस प्रकार होता है, मैं बना देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो ये इसका बनावट होता है बच्चों, है ना। अब मैं आप लोगों को बारी बारी करके समझाता हूँ। तो ये वाला जो आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि 4 तार है, 1 2 3 4। जो P और P वाला जो भाग है, आप देख पा रहे हैं कि P वाला जो भाग होता है, सबसे पहले यहाँ से वो प्रवेश करते हुए जाता है। ये एक अभ्रक का चौड़ा प्लेट होता है कि नहीं। अभ्रक का बना एक चौड़ा प्लेट होता है जिसमें प्लेटिनम का प्रतिरोध, प्लेटिनम तार इसमें से आते हैं और इसको लपेटते हैं। कुंडली नुमा जो होता है इसको हम लोग लपेटते हैं यहाँ से, है ना। और पुनः लपेटते हुए पुनः ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसको इस प्रकार लपटा जाता है ताकि 2 तार आपस में स्पर्श ना करे। और ये जो होता है भाग, देखते हैं इस प्रकार जो आ रहा है और इसको प्रतिकारी के रूप में जो होता है इसका बाहर निकल जाता है। तो दोनों तार का क्या मतलब विशेषताएं होती है, इसको हम लोग ये PP जो तार आप देख रहे हैं इसको हम लोग संयोजक तार कहते हैं, और CC जो होता है इसको हम लोग प्रतिकारी तार कहते हैं, कंपनसेटर वायर कहा जाता है। क्यों कंपनसेट किया जाता है, क्योंकि ये दोनों तार के प्रतिरोध को कंपनसेट करने के लिए, है ना, प्रतिकारित करने के लिए C का उपयोग किया जाता है। मतलब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C का तार का प्रयोग करते हैं। अब इस पूरे व्यवस्था को एक कांच के नली के अंदर जो होता रख दिया जाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छी तरह समझ में आ गया। नहीं समझ में आता है तो फिर से समझिए कि PP जो है, P से प्लेटिनम होता है, तो प्लेटिनम तार का प्लेटिनम का एक पतला तार जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं कि एक वृत्ताकार जो भाग है ये अभ्रक की बनी होती है और सभी तार स्पर्श ना करे, इसलिए बीच बीच में एक चकती नुमा जो होता है अंदर में डाल दिया जाता है इसको, ताकि चारों तार आपस में स्पर्श ना करे, है ना, टच ना करे। तो सबसे पहले प्लेटिनम तार को अंदर डाल करके एक यहाँ पर क्या होता है, एक अभ्रक की बनी चौड़ी एक पत्ती नुमा संरचना है जिसके ऊपर जो होता है प्लेटिनम का तार को लपटा जाता है। लपेटते हुए फिर बाहर निकाल करके P तक बाहर निकाला जाता है और ये इस तार को संयोजक तार कहा जाता है। और इस दोनों तार के प्रतिरोध को कंपनसेट करने के लिए, है ना, C तार जो होता है डाला जाता है, जो कि इस पत्ती तक नहीं पहुँचती है, वो पुनः इसी से मुड़ करके बाहर निकल जाती है ना। इस पूरे व्यवस्था को एक कांच के नली के अंदर रख करके इसे कॉर्क की सहायता से मजबूती से बंद कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर का ताप में कोई परिवर्तन ना आए। अब ये भाग होती है। बात समझ में आ गया कि ये बात है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात लिखेंगे। देखिए प्लेटिनम का एक पतला तार, है ना, प्लेटिनम का एक पतला तार, है ना, पतला तार लेकर इसे एक, है कि नहीं, इसे एक चौड़ी अभ्रक, है ना, अभ्रक के पत्तर पर लपेटा जाता है कि नहीं, लपटा जाता है। कुंडली इस प्रकार होती है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली भी कहेंगे कि कुंडली इस प्रकार होती है, कुंडली इस प्रकार होती है कि तारें एक दूसरे को स्पर्श ना करें, है कि तारें एक दूसरे को स्पर्श ना करें,
तारें एक दूसरे को स्पर्श ना करें, इस प्रकार होती है। बात समझ में आ गया। अब देखिए प्लेटिनम तार के प्रतिरोध को है कि नहीं, प्रतिरोध को प्रतिकारित करने के लिए, है कि नहीं, प्रतिकारित करने के लिए, प्लेटिनम तार के प्रतिरोध को प्रतिकारित करने के लिए, है कि नहीं, एक अन्य, है कि नहीं, प्लेटिनम, एक अन्य प्लेटिनम या तांबा, अन्य प्लेटिनम या तांबा का तार, है कि नहीं, तांबा का तार इसी प्रकार, है कि नहीं, इसी प्रकार से, है ना, दोहराया जाता है, इसी प्रकार से दोहराया जाता है, इसी प्रकार से दोहराया जाता है। पूरी व्यवस्था को, देखिए पूरी व्यवस्था को कांच की नली के अंदर, है कि नहीं, पूरी व्यवस्था को कांच की नली के अंदर रखा जाता है, कांच के नली के अंदर रखा जाता है, तथा ऊपर से एक कॉर्क, है कि, तथा ऊपर से एक कॉर्क की सहायता से बंद कर दी जाती है, कॉर्क की सहायता से बंद कर दी जाती है, कॉर्क की सहायता से बंद कर दी जाती है, कॉर्क की सहायता से बंद कर दी जाती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कॉर्क की सहायता से उसको हम लोग बंद कर देंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि नहीं, ये तो एक व्यवस्था हो गया था। अब इसी को हम लोग तापमापी कहते हैं। यही है क्या, मेरा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, है कि नहीं, ये पूरी इसकी बनावट है। लेकिन अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है कि इससे ताप को कैसे मेजर करते हैं, ताप को हम लोग कैसे मापते हैं। तो ताप को मापने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, इसको ग्रिफिक्स तथा कैलेंडर के सेतु के साथ जोड़ा जाता है कि नहीं। आप लोग ऊपर के भाग को अच्छी तरह से याद कर ले कि ये पीपी भाग जो होता है वो प्लेटिनम का बना होता है तार, जो कुंडली नुमा संरचना में लपेट करके बाहर निकल जाता है। और इसे हम लोग संयोजक तार भी कहा जाता है, क्योंकि बार बार इसी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे आगे भी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक तार। और जो बीच में जो दोहराया गया तार है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं, प्रतिकारी तार। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकारी तार कहता है, कंपनसेटर वायर भी इसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर बात आता है कि टेम्परेचर को मापना, ताप को मापना। देखिए ताप को मापना, बात को समझना है अच्छी तरह से। देखिए ताप को मापने के लिए, है ना, ताप को मापने के लिए, है कि नहीं, ताप को मापने के लिए इस पूरी व्यवस्था को, देखिए इस पूरी व्यवस्था मतलब ऊपर, है ना, ऊपर वाली इस व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था को, इस व्यवस्था को कैलेंडर, है ना, कैलेंडर तथा ग्रिफिक्स, है कि नहीं, के ब्रिज से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना, जोड़ दिया जाता है। इस बात को समझना है, जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर ये ब्रिज किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले मैं उसका बनावट आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो इसका बनावट है इस प्रकार, मैं इसका फिगर पहले बनाता हूँ, उसके बाद आप लोग समझिएगा। तो इसका देखिए बनावट कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, है कि नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं, है कि नहीं, कैलेंडर तथा ग्राफिक्स का ब्रिज कहा जाता है। ये ब्रिज जो है आप लोग 12th क्लास में जा करके व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, है कि नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोगों को 12th क्लास में मिलेगा, है कि नहीं। उसी ब्रिज के समतुल्य, वो ही नहीं है लेकिन ये समतुल्य जरूर है। अब देखिए ये ब्रिज में क्या होता है कि ऊपर, और देखिए ये दो ठो प्रतिरोध है P और Q,
और नीचे में देखिए यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है कि नहीं। इसका मतलब है कि इसमें कुल 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और 4 प्रतिरोध। और यहाँ से इसके बीच में देखिए एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसको हम लोग जॉकी कहा जाता है। ये वाला सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, इसको जॉकी कहते हैं। ये आगे पीछे AN तार में खिसकाया जा सकता है, इसको ऐसे करके हम लोग खिसका सकते हैं। और यहाँ CC जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग प्रतिकारी तार जो ऊपर वाले ये जो आप लोगों को बताया गया था, लेकिन यहाँ CC तार इसमें दोनों जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें PP तार, इसको दोनों को जोड़ दिया था। ऊपर में भी नाम मैंने भी लिख दिया था कि PP और CC, इसी के बीच में दोनों को जोड़ दिया जाता है कि नहीं। अब क्या किया जाता है कि इस दोनों पूरे व्यवस्था को बैटरी के साथ यहाँ पर जोड़ा जाता है। ये बैटरी जो लगा करके इसको पूरी व्यवस्था को इसके साथ जोड़ दिया जाता है और साथ में एक कुंजी स्विच भी लगा दी जाती है, इस प्रकार, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए बात ये होता है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला ब्रांच जो देख रहे हैं, इस पूरे ब्रांच का नाम है R, और ये वाला जो ब्रांच आप देख रहे हैं, इस ब्रांच का नाम है S, है कि नहीं। तो अब ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, कुछ भाग है, ये क्या है, एक है ना, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे बॉक्स होते हैं, 0.5 ओम से लेकर के 1,00,000 ओम तक का उसमें जो होता है प्रतिरोध रहता है। आप उसमें चाबी लगा रहता है, की लगा रहता है, जो भी आप चाबी को खोलेंगे वो पूरे बॉक्स का प्रतिरोध उतना ही हो जाता है। तो इस दोनों के बीच में हम लोग एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, तापमापी का CC मतलब प्रतिकारी भाग जोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग संयोजक भाग को जोड़ दिया जाता है, और P और Q इस दोनों का प्रतिरोध समान होता है। अब इसका देखिए क्रियाविधि किस प्रकार होता है, कैसे हम लोग इसमें ताप को मेजर करते हैं। इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं बच्चों, सिर्फ आप लोगों को हम डायरेक्ट बता देंगे, है कि नहीं, कि किस प्रकार इसमें हम लोग प्रतिरोध को मेजर करते हैं। रियल में यहाँ पर होता है क्या कि सबसे पहले जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं, है कि नहीं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो इस पूरे सिस्टम में विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो इस P और Q का प्रतिरोध समान होता है। यहाँ पर क्या हो गया, P तथा Q, है कि नहीं, P तथा Q का प्रतिरोध, P तथा Q का प्रतिरोध समान होता है। इस बात को याद रखिएगा, P और Q का प्रतिरोध समान होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, है कि नहीं, अब हम लोग यहाँ पर संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। संतुलन की स्थिति कैसी स्थिति होती है कि इन दोनों के बीच में जो हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और AN जो यहाँ पर तार होता है कि नहीं। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ उचित प्रतिरोध को डाल देते हैं, कुछ भी एक चाबी को खोल देते हैं और पूरे सिस्टम का प्रतिरोध उतना हो जाता है जिसका मान है R। अब इसमें प्रतिरोध मैंने डाल दिया। अब क्या करते हैं कि इस जॉकी को आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि नहीं, इस प्रकार इसको संयोजित किया जाता है ताकि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो। संतुलन की स्थिति वैसी स्थिति होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर के कांटा में कोई भी विक्षोभ नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर आप लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे धारा की उपस्थिति को मापा जाता है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मापन गैल्वेनोमीटर की सहायता से की जाती है। तो अब हम लोग इस जॉकी को इस तार में आगे पीछे खिसकाएंगे, है ना, और संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो माना कि संतुलन की स्थिति B बिंदु पर हमको प्राप्त होता है कि नहीं। संतुलन की स्थिति हमको कहाँ प्राप्त होता है कि B बिंदु पर हमको प्राप्त हो जाता है कि नहीं। संतुलन की स्थिति B बिंदु पर हमको प्राप्त होता है। तो ये बिंदु के कारण, इस स्थिति के कारण गैल्वेनोमीटर में कोई प्रतिरोध काम नहीं करता है, ना, कोई भी विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति को हम लोग इस ब्रिज का संतुलन की स्थिति कहते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि देखिए, माना समझ में आ गया होगा संतुलन की स्थिति किसको कहते हैं कि पूरे व्यवस्था को, है ना, में जब भी धारा प्रवाहित होना शुरू होता है तो R को उचित प्रतिरोध दे करके, अर्थात पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ प्रतिरोध को खोल करके उचित प्रतिरोध दिया जाता है और जॉकी को आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार संयोजित किया जाता है ताकि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई विक्षोभ ना हो, है कि नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ब्रिज संतुलन की स्थिति में कहा जाता है, और संतुलन की स्थिति में ब्रिज दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है गैल्वेनोमीटर के, है ना, लेफ्ट साइड का भाग और एक गैल्वेनोमीटर के राइट साइड का भाग। दोनों साइड का प्रतिरोध आपस में बराबर हो जाता है। तो देखिए, माना संतुलन की स्थिति, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना संतुलन की स्थिति, देखिए माना संतुलन की स्थिति B पर प्राप्त होती है कि नहीं, B पर प्राप्त होती है। संतुलन की स्थिति B पर प्राप्त होती है
तो इस स्थिति में दोनों तरफ का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, है ना। इस स्थिति में इस भाग का प्रतिरोध और इस भाग का प्रतिरोध दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस भाग का प्रतिरोध, देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपस में बराबर होते हैं। तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया, पहले इसका प्रतिरोध हम P कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात है कि देखिए इसको हमने R प्रतिरोध दिया है, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, देखिए R प्रतिरोध प्लस, है कि नहीं, CC जो है प्रतिरोध किसका होता है, ये CC जो होता है, ऊपर में आप लोग देखे होंगे कि प्रतिकारी तार का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिकारी तार का प्रतिरोध को हम लोग ने क्या मान लिया, छोटा r मान लिया। अब देखिए ये भाग दो भागों में बटा, अब यहाँ से इस तार का भी प्रतिरोध हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि AB का प्रतिरोध हो गया। तो AB का प्रतिरोध क्या होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि माना कि AB तार का, है ना, AB तार का प्रति एकांक, है ना, AB तार का प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना होता है। AB तार का प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है ना, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, जिसको आप लोग 10th क्लास में प्रतिरोधकता भी पढ़े होंगे, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध यदि रो है तो AB लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, AB इंटू रो हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB इंटू रो हो जाएगा। तो ये तो लेफ्ट साइड का प्रतिरोध हो गया। अब राइट साइड का प्रतिरोध लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला प्रतिरोध क्या है, Q है। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध तो हम लोग पहले S दे चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, S हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S प्लस PP क्या हो गया, संयोजक तार का प्रतिरोध है। संयोजक तार का भी प्रतिरोध पहले है R है, हम पहले बता चुके हैं कि दोनों ही तार का प्रतिरोध आपस में बराबर है कि नहीं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि PP का प्रतिरोध और CC का प्रतिरोध आपस में बराबर है, क्योंकि C को कंपनसेट करने के लिए ही, PP तार के प्रतिरोध को कंपनसेट करने के लिए ही CC तार का प्रतिरोध मतलब उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग दोनों तार का प्रतिरोध को समान रखते हैं। तो यहाँ पर R हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड का भाग बच गया BN भाग, है ना। तो ये भी आप जानते हैं कि प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तो BN का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पर BN इंटू यहाँ पर हो जाएगा रो। तो अब देखिए कौन कौन भाग कटा, हम पहले बोले हैं कि P और Q का प्रतिरोध बराबर है, तो PP ये PQ कट गया मेरा, है कि नहीं। देखिए R प्रतिकारी तार और संयोजक तार का भी प्रतिरोध मेरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, देखिए R प्लस AB यहाँ पर हो गया रो बराबर, इधर बच गया देखिए S प्लस ये कितना हो गया मेरा BN इंटू यहाँ पर हो गया रो। मेरा बात समझ में आ गया ये बात। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि AB पार्ट को हम लोग उधर कर देते हैं। तो AB पार्ट को यदि उधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, देखिए तो S प्लस ये हो जाएगा BN इंटू रो, AB को उधर करेंगे तो माइनस हो गया AB इंटू यहाँ पर हो गया रो। अब यहाँ पर देखिए AB तार का भी एक भाग होता है, AB तार का भी क्या है, एक बात होता है। तो इसको बड़ा करके मैं बताना चाहता हूँ कि AN तार जो होता है, मान लेते हैं कि AN यहाँ पर है, AN तार है, ये वाला तार को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखिए संतुलन की स्थिति मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है B, है कि नहीं। ये क्या हो गया, B जो है संतुलन की स्थिति है। आप देख पा रहे हैं कि B जो है संतुलन की स्थिति में, और इस तार का मध्य बिंदु है मेरा O, है कि नहीं। इस तार का मध्य बिंदु कितना है, O। क्लियर हो गया ये बात। तो हम लोग जो है देखिए क्या है, AN तार है कि नहीं। संतुलन की स्थिति हमको B बिंदु पर प्राप्त हुआ है, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई भी छोप नहीं देता है, और तार का मध्य बिंदु है O। तो हम BN को किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से जो BN है उसको हम लोग मध्य बिंदु से हम लोगों को लिखना है, तो BN को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ये बात आप बताइए कि BN को हम लोग किस प्रकार, तो NO माइनस OB लिख सकते हैं। देखिए आप समझिए, तो यहाँ पे BN को हम लोग क्या लिखेंगे, BN को, है कि नहीं, ON लिखेंगे, ON माइनस OB, है ना। मतलब ON में यदि OB को घटा देंगे तो BN बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे रो हो गया, माइनस AB को कैसे लिखेंगे, AB को तो दोनों को जोड़ देंगे, AO प्लस OB हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, AB को कैसे लिखेंगे, AO प्लस हो जाएगा OB, नहीं प्लस हो जाएगा OB, और यहाँ पर लग गया मेरा रो। तो रो को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया S, रो को हम लोग कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया ON माइनस हो जाएगा OB, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा OA, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा OB और O। तो देखिए एक बात देखिए कि मैंने पहले कहा कि O जो होता है AN तार का मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि AO बराबर होगा ON, तो AO बराबर होगा AN, तो ये दोनों भी मेरा कैंसिल हो गया। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए S प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2, है ना, 2OB हो गया, और बाहर में मेरा लग गया रो। तो अब देखिए R इज इक्वल टू कितना हो गया, S माइनस 2OB
और यहाँ पर हो गया रो, है ना। तो ये जो तार जो का देखिए, ये जो प्रति एकांक लंबाई का तार जो है आप देख रहे हैं ना, प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है कि नहीं, इस रो का मान जो होता है वो 0.005 ओम होता है कि नहीं। हमने पहले लिख दिया है कि इस प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होता है रो का मान कितना होता है 0.005 ओम होता है। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं R इज इक्वल टू एस माइनस 2 गुना 0.005 और इंटू हो गया यहाँ पर मेरा OB। तो R इज इक्वल टू इसको गुना कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए S माइनस ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 0.010 हो जाएगा और यहाँ से निकल गया मेरा OB। तो ये R का मान जो है हम लोग निकाल लिए। बात समझ में आ गया, R का मान हम लोग निकाल, R तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है। तो अब S हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे S। तो S बराबर कितना हो जाएगा, तो इस भाग को उधर कर देंगे, देखिए R और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 0.010 और यहाँ पर हो गया B। तो S हम लोग निकाल लिए। तो आप यहाँ पे अब देखिए ब्रिज की सहायता से, तो S जो है किसका प्रतिरोध है, ये जो है संयोजक तार का प्रतिरोध है। इसका मतलब है कि संयोजक तार का प्रतिरोध उस तापमान पर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया जिस तापमान पर हम लोगों ने इस थर्मामीटर को रखा था स्टार्टिंग पोजीशन पर। बात समझ में आ गया। तो ये जो प्रतिरोध है कि नहीं, ये प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध है, उस ताप पर, ये जो S प्रतिरोध है यहाँ पे लिख देते हैं कि S है कि नहीं, क्या है, संयोजक तार का प्रतिरोध है, संयोजक तार का प्रतिरोध है कि नहीं, संयोजक तार का प्रतिरोध है। तो आप लोग जानते हैं कि संयोजक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं। संयोजक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग इस थर्मामीटर को जैसा ताप देंगे वैसा प्रतिरोध हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि अब देखिए संयोजक तार का तापमान, देखिए संयोजक तार का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। तो 0 डिग्री यदि सेल्सियस होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, ताप पर हम लोग S ज्ञात कर सकते हैं, है ना, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा S। तो S प्रतिरोध को हम लोग क्या मानेंगे R0, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रतिरोध कितना हो गया R0 हो गया। अब देखिए इसी तरह हम लोग मानेंगे कि T डिग्री सेल्सियस, अब हम लोग T डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर हम लोग को ज्ञात करना है, तो S इसी स्थिति में क्या हो जाएगा मेरा RT हो जाएगा। अब उस टेम्परेचर थर्मामीटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे, तो इस स्थिति में कि S का मान कितना हो जाएगा R100 हो जाएगा। तो आप हर स्थिति में जो है बच्चों इसका मान यहाँ पर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि देखिए कि सबसे पहले इस थर्मामीटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख करके R0 ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद फिर इस थर्मामीटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख करके R100 ज्ञात कर लेंगे, S ज्ञात करके। फिर जिस पदार्थ का तापमान ज्ञात करना है उस पदार्थ का तापमान यदि T है तो इस थर्मामीटर को उस तापमान पर रख करके RT ज्ञात कर लेंगे और सारा प्रतिरोध का मान हम लोग पहले वाले समीकरण में रख देंगे। पहले वाले समीकरण क्या था मेरा, देखिए T इज इक्वल टू RT माइनस R0 बटा R100 माइनस R0 गुना 100। अब देखिए सारा टेम्परेचर हम लोगों ने टेम्परेचर पर प्रतिरोध हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है कि नहीं। इस उपकरण की सहायता से हम लोगों ने ज्ञात किया प्रतिरोध, है कि नहीं, उस तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात कर दिया। तो RT ज्ञात है, R0 ज्ञात है, R100 ज्ञात है, R100 ज्ञात है। तो सारी बातों को यहाँ पे रख करके 100 से गुना कर लेंगे तो तापमान ज्ञात हो जाएगा। तो कितनी आसान विधि है, हमको पहले बताइए कि तापमान को ज्ञात करने का। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसी को हम लोग को कहते हैं प्रतिरोध तापमापी, है कि नहीं। तो इसका मैंने आप लोगों को सिद्धांत बता दिया, बनावट बता दिया, ताप मापने के सिद्धांत क्रियाविधि को बता दिया, है ना। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा भी तो हमको लगता है कि वो 2 बार 3 बार वीडियो को देखते देखते वो कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग जो है बच्चों अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। ब्रीज आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, 12th क्लास में जब जाइएगा तो उसमें बहुत सारा ब्रीज आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, है कि नहीं। सबसे पहला आप लोगों को वहाँ पर
मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रीज, 12th क्लास में मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रीज। ज़्यादा यदि और भी यदि अच्छे टीचर से यदि आप लोग पढ़े होंगे यदि फिजिक्स, तो वो आप लोगों को और भी पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी पढ़ाएगा, है कि नहीं, आप लोगों को जैसे ये भी पढ़ाएगा, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, कैलेंडर और ग्राफिक्स का सेतु भी बताएगा, ब्रिज भी बताएगा, बहुत सारे आप लोगों को ब्रिज पढ़ना है। तो उसी एक ब्रिज की सहायता को यहाँ का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को आज मेज़र किया है कि नहीं। तो बच्चे जो है ज़्यादातर आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि ध्यान लगा करके पढ़ाई नहीं करते हैं, है कि नहीं, वो चकाचौंध की ज़िंदगी में खोए हुए रहते हैं, है कि नहीं, वो अलग अलग तरह की सुख सुविधाएँ देखते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिजिक्स के प्रति वो ध्यान नहीं देते हैं। तो जनरली जो है बात सीखने की आती है बच्चों, सीखने को विशेष ध्यान दीजिए, सीखने में जो है विशेष ध्यान दीजिए, है कि नहीं। तो यदि आप सीखेंगे, यदि इनिशियल स्टेट यदि आप लोगों का फिजिक्स का पढ़ाई का अच्छा होगा तो आगे भी आप लोग जाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन क्लास में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, लेकिन या फिर कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को यदि क्वालिफाई करने की बात आती है तो वहाँ पर भी आप लोगों को नॉलेज बहुत मायने रखता है कि नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, और मेरा भी यही मकसद रहता है बच्चों के आप लोगों को अच्छी तरह से अच्छी नॉलेज दें। लेकिन बच्चे जो होती है इस मेरे वीडियो पर वो ध्यान नहीं देते हैं, आते नहीं हैं, वो चकाचौंध की ज़िंदगी पर खो जाते हैं, जहाँ पर वैसे टीचर से वो ज़्यादा पढ़ने को इच्छुक होते हैं जो उसके साथ मौज मस्ती करे, थोड़ा अपशब्द का प्रयोग करे, है कि नहीं, उसको हंसी हंसाए करे, लड़का लड़की की बातें करे तो ज़्यादा उसको अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन वो सब चीज़ आप लोगों को पल भर की खुशी देगी, पल भर की खुशी, थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को ना नॉलेज मिला वहाँ पर, और ना ही आप लोगों का कोई भी बौद्धिक विकास, ना क्षमता विकसित हुआ। लेकिन हमारे इस वीडियो में आप लोग कहीं भी देखे होंगे कि किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टॉपिक्स में अन्यथा या अन्यत्र की बात भी यहाँ पर नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बात यहाँ पर होती है, और वो भी सीरियस ढंग से होती है कि नहीं। तो आप लोग जो है बच्चों इस वीडियो पर अच्छी तरह से यदि बनेंगे और यहाँ पे नॉलेज ढूंढने का यदि प्रयास करेंगे तो आप लोगों को नॉलेज बहुत मिलेगा, है कि नहीं। ये सब टॉपिक्स आप लोगों को जनरली जल्दी किताबों में नहीं मिलता है। किताब में भी आजकल किताब में जो जैसे दिनेश पब्लिकेशन का बुक आता है, प्रदीप पब्लिकेशन का बुक आता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स इसमें दे करके उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे ताप मापा जाता है कि नहीं। तो मैंने ढूंढ करके निकाला, खोज करके निकाला कि आखिर प्लेटिनम प्रतिरोध का बनावट कैसा होता है, इससे तापमान को कैसे मापते हैं, तब मैंने आप लोगों के सामने में ये वीडियो को बनाया बच्चों। तो आप लोग से यही उम्मीद होगी बच्चों कि इस वीडियो को आप लोग बहुत बहुत प्यार दें बच्चों, है कि नहीं, और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों, है कि नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ जो है आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, है कि नहीं, एक नए टॉपिक्स के साथ नए दिनों में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मुझे इजाज़त दें आप, है ना। आप लोगों ने जो वीडियो आज देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।